हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम जहाँ पर हम लोगों ने छोड़ा था उसके आगे बात करेंगे। हम लोगों ने 21 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। आज हम 22 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? विषाणु मतलब वायरस, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा या फिर ईस्ट। तो हमारा जो सबसे छोटा जीव होता है वो माइकोप्लाज्मा होता है और इसका पूरा नाम है माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम। यह माइक्रोब्स है मतलब सूक्ष्मजीवी है जो हमें हमारी आंखों से नहीं दिखता है और इसे हमें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं कहलाते हैं। मतलब दलहनी फसलें जो होती हैं जिन्हें हम लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं, उनमें कुछ जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन को सीधे नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं। मतलब नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदलते हैं। क्यों बदला जाता है? क्योंकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि जो प्लांट्स होती हैं वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ग्रहण कर पाती हैं, इसीलिए नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना पड़ता है, मतलब नाइट्रेट और नाइट्राइट में। तो ऐसे जीवाणु को हम क्या कहते हैं? विनाइट्रीकरण जीवाणु, सड़ाने वाले जीवाणु, नाइट्रीकरण जीवाणु या नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। तो ऐसे जीवाणुओं को हम नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु कहते हैं क्योंकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मूल ग्रंथिकाएँ पाई जाती हैं। तो जो हमारा दलहनी फसलें होती हैं उनके रूट, उनके स्टम में और उनके रूट में, ये जो रूट होती हैं रूट में ऐसे गांठें पाई जाती हैं। रूट में ऐसे गांठें पाई जाती, इन्हीं गांठों को हम रूट नड्यूल्स बोलते हैं। ये क्या होती हैं? इन्हीं नड्यूल्स में बैक्टीरिया पाया जाता है, राइबोजाइम बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायता करता है। तो जो रूट नड्यूल्स होते हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ अन्य प्लांट में भी, अन्य पौधे में भी ये पाए जा सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि ये जीव द्रव्य संकुचित हो जाते हैं, इस तरह मर जाते हैं। अचार में जीवाणुओं के जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ नहीं होते हैं। लवण जनन का संदमन करता है। या डी है हमारा, जीवाणुओं को जनन के लिए पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता है। देखिए, जब किसी अचार को हम ज़्यादा नमक में रखते हैं तो जो बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया की सेल के अंदर के जितने भी मटेरियल होते हैं, मतलब प्रोटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ये सारी चीज़ें बाहर निकल आती हैं, जिसकी वजह से इसकी जो सेल होती है वो बस्ट कर, मतलब फट जाती है। इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस या जीव द्रव्य संकुचित। मतलब इसकी जो सेल होती है वो सिकुड़ जाती है और सिकुड़ने पर इसके अंदर के सारे मटेरियल बाहर निकल जाते हैं और जैसे ही सारे मटेरियल बाहर निकले इस बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसका सही आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य संकुचित हो जाते हैं और जैसे इनके अंदर का सारा मटेरियल बाहर निकले तुरंत मर जाएंगे। इसीलिए ज़्यादा नमक मिलाने पर अचार जल्दी खराब नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु होता है कैरिनोबैक्टीरियम, एस्ट्रेशिया कोलाई, बैसिलस एंथ्रेसिस या सी हमारा ऑप्शन है वाइब्रियो कोलेरी। इसका सही आंसर होगा एस्ट्रिया कोलाई, जो कि हमारे आंत में पाया जाता है। कोरोनीबैक्टीरियम, ये तो माइकोप्लाज्मा का बैक्टीरिया है। कोरोनोबैक्टीरियम, वाइब्रियो कोलेरी, ये हैजा का बैक्टीरिया होता है। जैसे हैजा फैलता है तो किसकी तरह? वाइब्रियो कोलेरी के थ्रू। बैसिलस एंथ्रेसिस से हमें जो पशुओं में एंथ्रेसिस रोग होता है वो बैसिलस एंथ्रेसिस के थ्रू होता है और कोलेरी से, वाइब्रियो कोलेरी से कॉलरा होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एस्केराइकिया कोलाई। इसको हम ई कोलाई भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म ई कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है तपेदिक टाइफाइड। इसका सही आंसर पहले क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्या क्या ऑप्शन है? साल्मोनेला, डिप्लोकोकस, माइकोबैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोमाइसीस। इसका सही आंसर होगा माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से हमें टीबी नामक रोग होता है। एक आपके लिए एक नया वीडियो में ले आऊँगी जिसमें एक जीवाणु हो जाएंगे और जीवाणु के कारक हो जाएंगे, मतलब रोग हो जाएंगे और कौन से जीवाणु से वो फैलते हैं। तो जैसे कॉलरा हो गया, विब्रियो कोलेरी से फैलता है। उसके बाद फिर प्लेग हो गया,
वो किस बीमारी से फैलता है, किससे फैलता है, किस जीवाणु से। उसी प्रकार कौन से ऐसे रोग हैं जो वायरस से फैलते हैं, इसका भी एक वीडियो हम बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा, साल्मोनेला टाइफोसिस द्वारा, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा, बैसिलस एंथ्रेसिस द्वारा। तो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी जो होता है ये जीवाणु से फैलने वाला रोग है, और टिटेनी मतलब इससे टिटनेस रोग होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी से। साल्मोनेला टाइफोसिस से टाइफाइड होता है, और बैसिलस एंथ्रेसिस से अभी बताया था एंथ्रेस रोग होता है, एंथ्रेसिस रोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये खाद्य पदार्थों में विषाक्तता मतलब पॉइजनस को क्रिएट करता है, तो क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। तो जो हमारे प्रतिजैविक होते हैं एंटीबायोटिक्स, वे हमें किससे ज़्यादातर प्राप्त होते हैं? कवकों से, जीवाणुओं से, विषाणुओं से, आवृतबीजी पादपों से। तो एंटीबायोटिक्स ज़्यादातर हम जो प्राप्त करते हैं वो बैक्टीरिया से प्राप्त करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाणुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? इसका सही आंसर देखते हैं क्या होगा कि 20 मिनट में विभाजित होते हैं, एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होते हैं, तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? 4, 16, 8 या 64। इसमें देखिए किसमें कैसे किया जाएगा कि कहा जा रहा है कि जो एक जीवाणु है मतलब एक जीवाणु, देखिए एक जीवाणु इसमें 20 मिनट ले रहा है, और 20 मिनट में एक जीवाणु जब 20 मिनट में विभाजित होता है, मतलब एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट विभाजित होती है, तो एक जीवाणु जब 20 मिनट में विभाजित होगा तो कितनी बनाएंगे? 2, क्योंकि जब एक जीवाणु में विभाजन होता है असूत्री विभाजन होता है इसमें, और जब इसमें विभाजन होता है तो एक जीवाणु से 2 जीवाणु बन जाते हैं। तो उसी तरीके से जब पहली बार विभाजन होगा तो एक जीवाणु से 2 जीवाणु बन गए, फिर ऐसे ही 20 मिनट बाद विभाजन होगा तो इस बार 2 हुए हैं। जब 2 जीवाणु हैं, ये देखिए 2 जीवाणु हो गए, तो इसमें भी विभाजन होगा, इसमें भी विभाजन होगा, इसमें विभाजन हो गया तो फिर 2 जीवाणु बन गए, इसमें विभाजन हुआ तो फिर 2 जीवाणु बन गए, टोटल कितने बन गए? 4। मतलब फिर 20 मिनट बाद बनेगा तो फिर 4 बन जाएगा। फिर उसी तरीके से फिर 20 मिनट बाद अगर हम देखेंगे तो बार 2 बने हैं, फिर 4 जब हो जाएंगे बैक्टीरिया, तो ये चारों भी तो अलग अलग, मतलब ये 4 हैं तो ये 4 भी अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो 4 से कितने बन गए? 8 बन गए। तो ये देखिए 20, 20, 40, 20, 30, 60, मतलब 1 घंटे में कितने बन गए हैं? 1 घंटे में हो गए हैं 2, 4, 8, ये 1 घंटे का हो गया। अब आगे 2 घंटे का पूछ रहा है, तो यही प्रोसेस अगर आगे जाएगा तो मतलब जैसे अब हम बात करें कि ये इतना हो गया, अब आगे देखें 2 बन चुका, 2 बना, फिर 4 बन गया, फिर 8 बन गया, ये हो गया 1 घंटा। फिर उसके बाद जब हम और इसके आगे बढ़ेंगे फिर से, तो फिर 20 मिनट लगा, तो 8 के बाद कितने बन जाएंगे? 16 बन जाएंगे। फिर उसके बाद फिर 20 मिनट अगर हम लगाएंगे तो 16 के बाद 32 बन जाएंगे। तो यहाँ ये 1 घंटे कंप्लीट हो चुका है। देखिए 20, 20, 40, 20, 30, 60, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। तो ये 1 घंटे यहाँ कंप्लीट। अब यहाँ पे अगर हम देखें 8 बना था 20 मिनट में, फिर एक बना 16, फिर 20 मिनट, तभी एक बार 20 मिनट और अगर हम इसमें विभाजन करा दें तो 32 से कितना बन गया? 64। तो हमारा लास्ट आंसर क्या बचा? 64। मतलब 1 घंटे में यहाँ 8 बना, फिर 1 घंटे में कितना बन जाएगा? 64। तो टोटल कितना बना है? आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसमें? 64। समझ आया आप लोगों को कैसे किया जाएगा? मतलब कि एक जीवाणु में एक बार जब विभाजन होता है तो 1 से 2 बनते हैं, तो 20 में जब 20 मिनट में विभाजन हुआ, प्रति 20 मिनट कहा जा रहा है, मतलब एक बार में जब विभाजन हो रहा है तो 2 बन गए, फिर हुआ तो 4 बनेंगे, फिर होगा तो 8 बन जाएंगे, 8 बनेगा 16, फिर 32, फिर 64, ऐसे इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। तो 20 मिनट में अगर हम करेंगे तो ये यहाँ एक 20, 20, 40, 20, 30, 60 हो गया। फिर एक बार अगर हम 20, 20 और 20 देखें तो यहाँ 1 घंटा, यहाँ 1 घंटा, तो टोटल 2 घंटे में कितने हो गए? 64 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? चावल, गेहूँ, फली और मकई। इसका आंसर इसमें देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। क्वेश्चन हमारा है चावल, गेहूँ, फली, मकई। तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा
फली। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक होती है? तो फली सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? ऑक्सीजन का अवशोषण, जीवाणुओं का पोषण, जड़ों को लाल रखना, प्रकाश का अवशोषण करना। तो जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेग हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन का अवशोषण करना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चाय की पत्तियों में क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? तो क्यूरिंग क्या होता है, पहले अगर ये हम देख लें तो जो क्यूरिंग होती है, क्यूरिंग मतलब जो चाय की पत्तियां होती हैं उनका हम किण्वन करते हैं। किण्वन मतलब कि इन्हें हम सुखाते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं, और किण्वन करने पर इनकी पत्तियों में से सारा जो जल रहता है वो निकल जाता है और जो इनका हरा रंग होता है वो समाप्त हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्यूरिंग। तो चाय की पत्तियों में क्यूरिंग में किसका उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन है हमारा, जीवाणु, कवक, विषाणु, शैवाल। तो इसका हमारा सही आंसर होगा जीवाणु। मतलब चाय की पत्तियों में क्यूरिंग प्रोसेस करने के लिए हम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो ऑप्शन है राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर और एनाबिना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा एनाबिना। यह धान की पैदावार बढ़ाने व मुक्त जीवी जीवाणु है। मतलब यह मुक्त जीव मतलब होता है कि यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। बाकी जो राइजोबियम हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया, एसिटोबैक्टर, ये हमारे लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन जो एनाबिना होता है वो प्राकृतिक रूप से हमारे वातावरण में पाया जाता है। तो इसीलिए इसको मुक्त जीवी जीवाणु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण मतलब होता है कि हमारे जो फूड होते हैं उनको प्रिजर्व करने में, उनको सुरक्षित रखने में कौन मदद करता है? जीवाणुओं को कैसे मदद करता है? जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर, एंजाइम क्रिया नष्ट कर, खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढककर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। मतलब अगर हम रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देंगे तो हमारा जो खाद्य परिरक्षण है वो ये प्रशीतन मतलब होता है ठंडा करना, रेफ्रिजरेट करना, तब वह हमारे खाद्य को सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीवी का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। एसिटोबैक्टर, ल्यूकोनोस्टॉक, बैसिलस, लैक्टोबैसिलस। तो दही जमाने में हम प्रयोग करते हैं लैक्टोबैसिलस का, और दही में लैक्टोबैसिलस पाया भी जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या निमेटोड। तो दूध खट्टा होने के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वह है बैक्टीरिया, क्योंकि दूध में लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, बैक्टीरिया, जिसकी वजह से यह खट्टा होता है। और बाद में इसी लैक्टोबैसिलस की वजह से जो दूध होती है वो दूध किस में कन्वर्ट हो जाता है? दही में। और दही भी हमें लैक्टोबैसिलस की वजह से ही क्या लगती है? खट्टी लगती है। तो लैक्टोबैसिलस पाया जाता है और जो कि एक बैक्टीरिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। तो आज का हमारा क्वेश्चन यहीं तक रहेगा। थैंक यू।